नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक पजल टेस्ट यानी पहेली परीक्षण, इस टॉपिक की अपन बात करेंगे। और अभी अपन ने लास्ट जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड हुए हैं उसमें सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहेली परीक्षण पूरा कॉन्सेप्ट उसी के बेस पे जुड़ा हुआ है। उसी तरह इस प्रश्न को पढ़ के अच्छे से समझना है और अच्छे से पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है, प्रश्न में रखना है। आपका प्रश्न किस प्रकार का है विशेष ध्यान दीजिएगा। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब अपन इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रविवार से शनिवार तक की अवधि में 6 लेक्चर, ध्यान दे दीजिएगा, आपको बोला है रविवार से शनिवार तक टोटल कितने 6 लेक्चर यानी 6 क्लासें आयोजित होती है। कौन सी ABCDEF, ये 6 क्लासें जो कहां से कहां तक, रविवार से लेके शनिवार तक। यहां पे लिख रहा हूं रविवार से लेके शनिवार तक। तो सबसे पहले रविवार, उसके बाद दूसरी क्लास सोमवार को हो रही है, तीसरी क्लास मंगलवार को हो रही है, मंगलवार के बाद बुधवार को हो रही है। पहले जैसे प्रश्न में बोला जाता वैसा काम करना शुरू कर दीजिए। बुधवार के बाद वापस गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार और अंतिम आपका शनिवार, क्योंकि इन्होंने बोला रविवार से लेके शनिवार तक क्या होती है, इस अवधि के दौरान क्लासें आयोजित होती हैं। अब क्लासें हैं 6 और दिन है 7, इसका मतलब एक दिन की क्लास ऑफ रहेगी, एक दिन क्लास नहीं होगी। तो देख लीजिए एक दिन में एक लेक्चर होगा, लेकिन पहले बृहस्पतिवार को नहीं होना है। ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर कुछ मैं अलग तरीके से आपको हल करना सिखा रहा हूँ, तो अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि अभी आपका जो राजस्थान पुलिस, उसके बाद पटवार या आप कह सकते हैं NTPC, उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पतिवार को नहीं होगा, यानी गुरुवार के दिन नहीं है। क्रॉस कर दिया मैंने, पहली लाइन कंप्लीट। CF के तुरंत बाद में होना है, CF के तुरंत बाद में होना है। F के तुरंत बाद में कौन हो रहा है, C। क्या आप यहाँ से कहीं पे C और F की जगह फिक्स कर पाओगे? अगर F यहाँ रखते हो तो उसके बाद C रखो, अगर F यहाँ रखते हो तो उसके बाद C रखो। यानी जो चीज़ें आप तय नहीं कर पा रहे हो उन्हें हाथ नहीं लगाना या उनको ऐसे ही पड़े रहने देना है। इस B को अभी अपन कुछ नहीं करने वाले हैं। E व D के बीच 2 दिन की छुट्टियां होनी चाहिए। किसके? E और D के बीच में। अब देखिएगा, अगर मैं E और D के बीच में 2 दिन की छुट्टी की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं या कहाँ पे लिखूं, फिक्स नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब कोई चीज़ फिक्स नहीं हो पा रही है तो उसे अभी रोक दीजिए। आगे, शुक्रवार के अतिरिक्त किसी एक दिन कोई लेक्चर नहीं हो, शुक्रवार के अतिरिक्त किसी एक दिन, यानी शुक्रवार को तो लेक्चर होगा। बात घुमा दी आप लोगों के लिए कि शुक्रवार के अतिरिक्त किसी एक दिन कोई लेक्चर नहीं है, यानी शुक्रवार के अतिरिक्त नहीं है, शुक्रवार को तो है ना। तथा छुट्टी के दिन से ठीक पहले D लेक्चर, 7 दिन 6 लेक्चर, एक दिन छुट्टी है, उस छुट्टी से ठीक पहले D लेक्चर होना अनिवार्य है। B लेक्चर मंगलवार को होता है। अब देखो अंत में जाके पता चला कि ये जो B है ना वो मंगलवार के दिन होता है। यहाँ वो वाली लाइन है जिसमें नहीं, और ये सही लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो B लेक्चर मंगलवार को होना है, उसके बाद तथा उसके ठीक बाद D नहीं है, यानी D नीचे नहीं हो सकता, D नीचे नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई? D लेक्चर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इस दिन नहीं हो सकता, होगा तो ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे देखे E व D के बीच 2 दिन की छुट्टियां हैं, E व D के बीच 2 दिन की छुट्टियां हैं, CF के तुरंत बाद में होना है। अब अपन क्रम अरेंज करेंगे, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अच्छे से देखिएगा। B लेक्चर मंगलवार को होना है और D इसके बाद नहीं होना है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन बोली है, B लेक्चर मंगलवार को होना है तथा उसके ठीक बाद D नहीं होना है, यानी यहाँ पर D नहीं होगा तो D यहाँ पर होगा।
और डी से पहले मैं छुट्टी लिख देता हूं। उसका रीजन बता दूं, क्योंकि आपको बोला गया है कि यहां पर देखिए शुक्रवार के अतिरिक्त किसी एक दिन कोई लेक्चर नहीं है तथा छुट्टी के दिन से ठीक पहले डी लेक्चर है। ये देखो छुट्टी से ठीक पहले कौन सा लेक्चर है? डी। बात समझ में आ गई? ये 2 लाइनें, इससे अपन बहुत कुछ स्पष्ट कर चुके हैं। आगे अब इसको देखते हैं। ई व डी के बीच 2 दिन की छुट्टी होना अनिवार्य है। ई और डी, यहाँ पे ई आ गया, इन दोनों के बीच में गैप आ गया, यानी ये लेक्चर बुधवार को अलग होगा, रविवार को अलग होगा। ई और डी के बीच में कितने? 2 दिन का गैप आ गया। ये भी लाइन अब कंप्लीट हो गई। सी एफ के तुरंत बाद में होना है। सी एफ के तुरंत बाद में होना है। यहाँ पे ये लिख लिया, सी एफ के तुरंत बाद में होना है। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा एफ को? क्योंकि इस दिन ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो एफ के तुरंत बाद सी और अंत में बचा ए बृहस्पतिवार को नहीं होगा तो अंतिम शनिवार को, क्योंकि जो लास्ट जगह बची है वो एक ही है। बात क्लियर हो गई? आपको स्पष्ट बोला बी मंगलवार को है, बी के बाद उसके ठीक बाद डी नहीं हो सकता, तो डी को मैंने ऊपर लिख दिया। फिर बोला कि डी छुट्टी के एक दिन पहले, तो छुट्टी भी डाल दी अपन ने। डी और ई के बीच में 2 लेक्चर, 2 छुट्टी हैं, वो भी लिख दिया। एफ के तुरंत बाद सी है, यहाँ पे लिखा हुआ सी एफ के तुरंत बाद, सी एफ के तुरंत बाद, और ए लेक्चर गुरुवार को नहीं है तो शुक्रवार को तो स्वाभाविक है कि इस क्रम के अनुसार नहीं होगा, तो किस दिन होगा? शनिवार को। पजल टेस्ट का विशेष ध्यान दीजिएगा। इतने शानदार प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं कि वाकई लगता है कि अपन कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हैं। और पटवार है, राजस्थान पुलिस है, एनटीपीसी है, कि ये कोई छोटे एग्जाम नहीं है, बहुत शानदार एग्जाम है। इसके लिए बहुत शानदार मेहनत बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अब इसके ऊपर आधारित मैं कुछ एक प्रश्न भी साथ में आपके हल करवा देता हूँ। जैसे सी और डी के बीच में प्रश्न है आपका, सी व डी के बीच में कितने लेक्चर हैं? सी व डी के बीच में कितने लेक्चर हैं? अब देखिए सी और डी के बीच में, ये रहा सी, ये रहा डी, इसके बीच में कितने लेक्चर हैं? इसके बीच में 3 ही लेक्चर है, क्योंकि छुट्टी आ रही है, एक दिन तो लेक्चर हुआ ही नहीं। तो बी ई एफ टोटल कितने लेक्चर हुए? 3। आंसर क्या लिखूंगा? आंसर लिखूंगा टोटल 3 लेक्चर। क्लियर है? यहाँ पर कुछ एक प्रश्न और लिख रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न इस प्रकार है, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लेक्चर अंतिम दिन होगा? निम्नलिखित में से कौन सा लेक्चर अंतिम दिन होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है आपका डी, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी, या ऑप्शन डी है ए। तो सीधी सी बात है, ये जो डी लेक्चर है वो डी ऑप्शन में जो लेक्चर ए मौजूद है वो है आपका अंतिम दिन का लेक्चर। और भी खूब सारे प्रश्न पूर्णतः कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पूरा ध्यान रखिएगा बोर्ड के ऊपर। और 100% मैं बोल रहा हूँ, वही एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रश्न है, लेक्चर एफ किस दिन होगा? लेक्चर एफ, यानी कोई एक प्रश्न देगा आपके, तो लेक्चर एफ किस दिन होगा? अब आप सीधा ही उत्तर दे दीजिए ना, लेक्चर एफ किस दिन होगा? गुरुवार के दिन। किस दिन होगा? गुरुवार के दिन। आगे और प्रश्न हैं यहीं से, वो भी प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न ये है, किस दिन कोई भी लेक्चर नहीं होगा? ये प्रश्न तो स्वाभाविक है यहाँ से उठना। किस दिन कोई लेक्चर नहीं होगा? कोई लेक्चर नहीं होगा। तो किस दिन कोई लेक्चर नहीं होगा? सोमवार के दिन, क्योंकि उस दिन क्या है? छुट्टी है। बात क्लियर है? और ये प्रश्न करना एग्जाम में अगर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप नो डाउट एग्जाम क्लियर करोगे, 100% करोगे। इसकी कोई आप दोहराई ही इसमें नहीं है कि आप नहीं करोगे अपना एग्जाम क्लियर, क्योंकि इतने शानदार प्रश्न अच्छे से और कम टाइम में अपन हल कर पाते हैं। तो इससे तो बेस्ट अपने लिए कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की बात करूंगा, और प्रश्न आपको सीधे मिल रहे हैं क्योंकि बड़े प्रश्न हैं, तो अपन सीधे हल की बात करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो एक और प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और इस प्रश्न को भी आराम से पहले पढ़ना है और फिर अपन हल करेंगे। देखिएगा, MVK DT J और R, ये 7 टोटल कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7, टोटल 7 मित्र अलग अलग कक्षाओं
3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 7 मित्र 7 कक्षा, और इनके चहीते रंग यानी प्रत्येक को कुछ अलग अलग रंग पसंद है, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा और बैंगनी। ये स्थितियां हैं। अब देखिएगा, जे को लाल रंग पसंद है और वो कक्षा 5 में पढ़ता है, तो अपन पहले इसका चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। टोटल जो मित्र हैं उन मित्रों की संख्या, मित्र को लिखते हैं, और उसके बाद इनकी कक्षाएं भी अपन को लिखनी पड़ेगी और इनके चहीते रंग भी लिखने पड़ेंगे। मित्र टोटल 7 है। पहला है M, दूसरा है V, तीसरा है K, चौथा है D, पांचवा है T, फिर छठा J और सातवां R। ये टोटल कितने मित्र हो गए? 7 मित्र हो गए। ठीक है, इन 7 मित्रों में कौन सा किस कक्षा का है और किसको कौन सा रंग पसंद है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। अच्छे से पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देखिएगा। आपको बोला गया क्या है शुरुआत में कि जे को लाल पसंद है। ये जे को कौन सा रंग पसंद है? लाल, और वो कक्षा 5 में पढ़ता है। क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आर को बैंगनी पसंद है। ये आर, इसको कौन सा रंग पसंद है? इसको बैंगनी रंग पसंद है और वो कक्षा 3 में पढ़ता है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एम कक्षा 8 में पढ़ता है। एम कक्षा 8 में पढ़ता है। ये एम कौन सी कक्षा? कक्षा 8 में पढ़ता है, और उसे हरा और पीला पसंद नहीं है, यानी हरा भी इसे पसंद नहीं। और देखिएगा, वापस लिख रहा हूँ, इसको जो जो रंग पसंद नहीं है उन रंगों की बात करते हैं। इसे हरा रंग भी पसंद नहीं है, इसे पीला रंग भी पसंद नहीं है। क्लियर है? टोटल रंग भी है 7, टोटल मित्र भी है 7, और टोटल कक्षाएं भी है 7। उसके बाद चलो, इसे पसंद नहीं है किसे? एम को। के को सफ़ेद रंग पसंद है। ये के को कौन सा रंग पसंद है? सफ़ेद रंग पसंद है, और वो कक्षा 7 और 4 में नहीं पढ़ता है। ना ये कक्षा 7 में पढ़ता है, ना कक्षा 4 में पढ़ता है। जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है उसे अच्छे से देखते जाइए और फिर हल को भी समझते जाइए। डी कक्षा 6 में पढ़ता है। ये डी कौन सी कक्षा में पढ़ता है? कक्षा 6 में, और उसे काला रंग पसंद है। ये मैंने यहाँ पे काला रंग लिख दिया है। टी कक्षा 4 में पढ़ता है। टी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता, सॉरी, टी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है। वी को हरा पसंद भी नहीं है। ये वी, इस वी को भी हरा पसंद नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लाल, बैंगनी, काला, सफ़ेद, हरा और पीला यहाँ नहीं आ सकता। हरा और पीला यहाँ पे नहीं आ सकता। टोटल 3 और 3 6 और 1 7 जने हैं। जब हरा और पीला यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे हरा नहीं आ सकता, यहाँ पे पीला तो अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, हरा रंग यहाँ नहीं आ सकता। ध्यान दीजिएगा, हरा पीला यहाँ नहीं, और विशेषकर हरा रंग यहाँ नहीं आएगा, तो पीला रंग तो यहाँ लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये हरा यहाँ पर भी नहीं होगा, हरा रंग यहाँ पर भी नहीं होगा, तो हरा रंग यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए रंग कौन से कंप्लीट हो गए? पीला, फिर नीला रंग अभी नहीं आया है, तो यहाँ पे नीला रंग आ जाएगा। क्लियर है? ये सारी रंगों का अरेंजमेंट मैंने कर दिया। यहाँ पर 7 4 यहाँ नहीं और 4 यहाँ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 7 तो लिख ही सकता हूँ, और 7 और 4 दोनों ही यहाँ नहीं आएंगे। तो आप बताओ यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ पर 7 भी नहीं, 4 भी नहीं, तो यहाँ पर टोटल देख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 यहाँ पर लिखूं तो काम बन सकता है। और अंतिम एक और संख्या बची है, 7 अपन ने यहाँ लिखा है, 4 को अपन यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे 4 नहीं, 7 4 यहाँ नहीं, तो 7 को इधर रख दिया, 4 को यहाँ रख दिया, पीछे 9 बचा, उस 9 को यहाँ रख दिया। क्लियर है? ये तो अपनी पहेली के अकॉर्डिंग अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं इसमें जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, वी किस कक्षा में, वी किस कक्षा में, वी किस कक्षा में पढ़ता है, यानी वी जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी भी है आपका, ऑप्शन सी है 8, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए वी कौन सी क्लास में पढ़ता है, वी कक्षा 4 में पढ़ता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। ऐसे कैसे मैं कुछ 1 2 3 प्रश्न ऊपर की ओर लिख रहा हूँ, तो उन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा और वो प्रश्न किस प्रकार करने हैं उनके बारे में समझिएगा। टेबल आपके सामने है। प्रश्न है एम का चहिता रंग कौन सा है। क्या है प्रश्न, एम का चहिता रंग कौन सा है। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, एम का चहिता रंग कौन सा है। तो आप क्या आंसर दोगे, आंसर आपके सामने नीला। कौन सा है, एम का चहिता रंग नीला। प्रश्न पूछा जा सकता है और राइट आंसर भी आपके सामने है। अब देखो एक और प्रश्न है, के कौन सी कक्षा में, प्रश्न है के कौन सी कक्षा में पढ़ता है, के कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, के कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ से ढूंढिएगा, के पढ़ता है, सफ़ेद उसे पसंद है और वो कक्षा 9 में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 9 में। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न यहाँ से किस प्रकार का बन सकता है, जैसे वी का चहिता रंग पूछ लिया जाए, वी का चहिता रंग कौन सा है। तो वी का चहिता रंग कौन सा है, टेबल को देख के उत्तर दीजिए। तो टेबल को देखने पे पता चला कि वी का चहिता रंग कक्षा 4 और चहिता रंग पीला, यानी वी को जो रंग पसंद है वो अपना राइट आंसर है। टी किस कक्षा में पढ़ता है। एक और अंतिम प्रश्न है, टी किस कक्षा में, टी किस कक्षा में पढ़ता है। तो टी की कक्षा कौन सी है, टी की कक्षा है कक्षा नंबर 7। ये 7 अपना राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर है। दूसरा प्रश्न हमने कर लिया है और पहले प्रश्न में भी खूब सारे प्रश्न किए, इसमें भी हमने खूब सारे 5 प्रश्न किए हैं। तो अच्छे से इन प्रश्नों को समझना है और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तो अब देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न को हल करने का तरीका अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में इसका सबसे पहले इस पहेली को हल करके इसका चार्ट बनाना वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देखिएगा ABCDE 5 नाटक सोमवार से शनिवार के मध्य और प्रतिदिन 1 के आधार पे संचित किए जाने हैं। यानी 5 नाटक आयोजित होते हैं और वो 5 नाटक देखिएगा किस दिन हो रहे हैं। यहाँ पे वार लिख रहा हूँ मैं, सोमवार से शुरुआत हो रही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एंड शनिवार। ये है आपके सामने 6 वार और इन 6 वारों के अकॉर्डिंग अपन को चलना है और प्रश्न में जो चीज़ बोली जा रही है उसे अच्छे से देखिएगा। हल इम्पोर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का। आपको क्या बोला गया, विश्राम का दिन ई और ए के बीच में है, यानी ये 5 नाटक हैं और 5 नाटक और दिन है 6, यानी एक दिन तो स्वाभाविक है विश्राम का होगा। अब वो विश्राम का दिन शुरुआत में ये कह रहा है कि वो विश्राम का दिन ई और ए के बीच में है। अब यहां से क्या स्पष्ट कर पाओगे कि विश्राम का दिन कब होगा, सी डी के तत्काल बाद में है, सी डी के तत्काल बाद में है। अब देखिएगा अच्छे से, डी सी डी के तत्काल बाद में, डी के जस्ट बाद में सी है। अगर मैं सोमवार मंगलवार को लिखूं या अगर ऐसे लिखूं डी सी तो क्या दिक्कत है, इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर दूं डी सी, यानी 3 प्रकार के डायग्राम उचित है इसके लिए। और भी बनेंगे, डी के तुरंत बाद सी है, इस लाइन में देखो डी के तुरंत बाद सी है, इसमें भी देखो डी के तुरंत बाद सी है। और भी बन रहे हैं, स्थितियां पूर्णतया देख लीजिए, डी के तुरंत बाद सी। और यहाँ पर भी एक और स्थिति उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, डी के तुरंत बाद कौन है, डी के तुरंत बाद सी है। प्रत्येक स्थिति एक सही है या 2 सही है वो अपन बाद में देखेंगे। ई सी के 2 दिन पहले, ई सी के 2 दिन पहले, यहाँ पर देखिएगा ये सी है, सी के 2 दिन पहले 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कौन है ई, सी के 2 दिन पहले 1 2, यानी ये है यहाँ पर ई। जैसे यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर ई होगा। ये स्थिति तो गलत हो गई क्योंकि इससे पहले ई आ नहीं सकता। अच्छे से समझिएगा, पूर्णतया पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान पूरा दीजिएगा। अब यहाँ पर
ये हो गया। सी डी के तत्काल बाद में है, ये भी हो गया। विश्राम का दिन ई और ए के बीच में है। ई, ये ई और यहाँ पर ये ए, और इन दोनों के बीच में किसका दिन है? विश्राम का। हो सकता है यहाँ पे है ई, यहाँ पर है ए, और इन दोनों के बीच में विश्राम का दिन हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल 100% हो सकता है। ये दोनों स्थितियां अभी तक सही है। ई और ए ये तो खाली है, इस कोष्टक में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर ई और ए यहाँ तो आने से रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ई और ए यहाँ पे भी गलत, और ये ऑलरेडी गलत। दो वो तथ्य ही फैक्ट है, वो दो चीजें सही है, क्योंकि इसमें बोला विश्राम का दिन ई और ए के बीच में है। अब आपके पास ए बी सी डी, एक विश्राम का दिन भी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर ये मानूं तो यहाँ पे बी, इसे मानूं तो यहाँ पर बी। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ये दोनों लाइनें क्यों सही है, ये दोनों क्रम क्यों सही है इस पहेली का? 100%। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न आपके लिए यहीं से। प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को देखिएगा कि सोमवार को कौन सा नाटक संचित किया, सोमवार को कौन सा नाटक संचित किया गया था? सोमवार को कौन सा नाटक, सोमवार को कौन सा नाटक संचित किया गया था? अब देखिएगा ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है सी, ऑप्शन डी में है डी, एंड ऑप्शन ई में है विकल्प ए एंड बी दोनों। अब आपको इसमें बताना है राइट आंसर कौन सा है। जब कोई बच्चा अगर ये वाला पहले वाला डायग्राम बना के कहता है मैंने सही बना लिया, तो स्वाभाविक है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला देखते ही आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। अगर कोई वो वाला डायग्राम बना लेता है तो उस स्थिति में आप कहोगे बी राइट है। लेकिन जो दोनों बनाएगा वो जरूर ई तक पहुंचेगा। बात क्लियर हुई? ई ऑप्शन क्यों राइट है? क्योंकि ये भी लाइन सही है और ये भी लाइन सही है। ए बी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है, विश्राम का दिन ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में विश्राम का दिन। सी डी के तत्काल बाद में है, सी डी के तत्काल बाद में है। ई और सी, ई सी के 2 दिन पहले, यानी ये एक और यहाँ पे 2, ई आ गया और यहाँ पे लास्ट बी। अगर यहाँ पे देखूँ ई के 2 दिन पहले, सॉरी ई सी के 2 दिन पहले, यहाँ पे ये सी के 2 दिन पहले, सी डी के तत्काल बाद में, ये डी के तत्काल बाद में, और ई और ए के बीच में विश्राम का दिन है, ये विश्राम का दिन, और बी। बिल्कुल दोनों ही स्पष्ट है कि सत्य है। एक प्रश्न यहाँ से, एक और प्रश्न आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और उस प्रश्न में आपको देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। अच्छे से उस प्रश्न को भी नोटबुक में लिखिएगा, बाद में पहले आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाट्यों में संचित करने का उचित क्रम कौन सा है? नाट्यों को संचित करने का उचित क्रम कौन सा है? उचित क्रम कौन सा है? और ऑप्शन ए है आपके सामने सी डी बी ई विश्राम, और फिर आ रहा है ए, यानी टोटल 6 दिन है तो एक विश्राम का हो गया। दूसरा बी है ए विश्राम ई बी डी सी, और ऑप्शन सी है क्या है? तय नहीं कर सकते, यानी इनमें से अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। या ऑप्शन डी है आपका ए बी सी डी विश्राम और ई। ये है आपके सामने 4 ऑप्शन। तो यहाँ से बताना है राइट कौन सा है। अब देखो ए से शुरुआत हो सकती है तो ए के बाद विश्राम, उसके बाद ई, लेकिन यहाँ पे बी बोला है, यहाँ पे आना चाहिए था डी, ये गलत है। ए से शुरुआत हो तो ए बी सी नहीं, इसका मतलब ये तय नहीं कर पा रहे हैं हम इन 4 ऑप्शनों में से कि कौन सा ऑप्शन राइट है। बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपना 3 तक हो गया है। 4थे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप उस प्रश्न को भी अच्छे से हल कर पाते हो या नहीं। तो 4था प्रश्न है आपके सामने, और इस प्रश्न में भी 2 तरीके से अपन इसको अच्छे से हल करने का मैं आपको 2 तरीके बताने वाला। 2 तरीके यानी जो टेबल बनेगी उसमें 2 तरीके से अपन उसको कनेक्ट करेंगे। कागज
औषधि एवं खिलौने 3 प्रकार के उद्योग और 6 मजदूर। 3 ही कैटेगरी के उद्योग हैं और मजदूर टोटल काम करते हैं उसमें 5 और 1 ऐप यानी टोटल मिला के 6 इन उद्योगों में काम करते हैं। इनमें से केवल 2 व्यक्ति एक उद्योग में, यानी 2 व्यक्ति एक उद्योग में काम कर सकते हैं। बात क्लियर है। फिर बोला गया है कि कोई भी एक से अधिक उद्योग में कार्य नहीं कर सकता। ऐसे नहीं हो कि एक ही उद्योग में 2-2 जने आ जाए, लेकिन वो स्थिति क्या बोली जा रही है, वापस समझा रहा हूं। 6 मजदूर हैं, 6 मजदूर ऐसे नहीं हो कि एक ही लाइन में आ जाए। यहां पर बोला हुआ है कि 2 व्यक्ति एक उद्योग में काम कर सकते हैं। कागज उद्योग में कार्य नहीं करता कौन, ए। अब यहां पर मैं स्थितियां लिख रहा हूं और पहले तो लिख रहा हूं मजदूर जो दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 मजदूर। और इनमें पहली स्थिति ए कागज उद्योग में कार्य नहीं करता। ए कहाँ काम नहीं करता है, कागज उद्योग में। अच्छे से देख लीजिएगा, होने और नहीं होने की दोनों स्थितियां स्पष्ट कर रहा हूं ताकि 2 तरीके से हो जाए। आपको यहां पर बोला जा रहा है कि ए कागज उद्योग में काम नहीं करता है, ये कागज उद्योग का क्रॉस पहला उधर वाला तरीका हो गया। आगे पढ़ते हैं। बी एवं ई खिलौना उद्योग में कार्य नहीं करते, ये बी और ये है ई। बी की स्थिति में क्या बोला जा रहा है कि ये जो बी है, ये बी आपके खिलौना उद्योग, यहाँ पर ये खिलौना उद्योग का क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और ई भी खिलौना उद्योग में काम नहीं करता है, क्रॉस है। फिर बोला गया है कि बी और ई के बाद किसकी, ए व बी एक ही उद्योग में कार्य नहीं करते। ये देखो, ए और बी एक जैसे कार्य एक उद्योग में नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डी औषधि उद्योग में काम नहीं करता है। डी कहाँ पे काम नहीं करता है, औषधि उद्योग में काम नहीं करता है। ए एवं डी खिलौना उद्योग में कार्य नहीं करते हैं। ये ए खिलौना उद्योग में भी काम नहीं करता है और ये डी भी किस में, खिलौना उद्योग में काम नहीं करता है। बात क्लियर हो गई। ई एवं एफ एक ही उद्योग में काम करते हैं। ई एवं एफ एक ही उद्योग में कार्य नहीं करते हैं, यहाँ पर कार्य नहीं करते हैं। जैसे ए और बी एक जैसे उद्योग में काम नहीं करते, वैसे ई और एफ एक ही उद्योग में काम नहीं करते। अभी तक केवल सेकंड स्थिति देखिए, फर्स्ट स्थिति देखिए। ये कागज खिलौना उद्योग में काम नहीं करता है, तो ये कौन से उद्योग में काम करता है, ये काम करता है औषधि उद्योग में। पहली स्थिति स्पष्ट हो गई। ये देखिए, औषधि और खिलौने में काम नहीं करता है, तो ये कौन से, कागज उद्योग में। ये 2 की स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। अब देखिएगा, अगर ये खिलौना उद्योग में काम नहीं करता, ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, और ये खिलौना उद्योग में कार्य नहीं करता, औषधि उद्योग में ये काम करने लगा है, तो ये कहाँ करेगा, कागज उद्योग में ही काम करेगा। उसका रीजन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग उद्योगों में काम करते हैं। 2 कागज और खिलौने में ये काम नहीं करता, औषधि में करता है। ये वाला खिलौने उद्योग में काम नहीं करेगा, तो आप कहोगे सर कागज हो सकता है और औषधि हो सकता है, दोनों लिखिए। लेकिन औषधि उद्योग में तो ये काम कर चुका है, इसलिए ये दोनों जगह ये कार्य सेम नहीं बता सकते, इसलिए ये कहाँ पे, कागज उद्योग में काम करेगा। आगे देखते हैं, आगे वाले में क्या बोला जा रहा है उसके बारे में देखिएगा। औषधि और खिलौना, इन दोनों का फाइनल हो गया। खिलौना उद्योग, यानी ये खिलौना उद्योग जो आपके सामने यहाँ पर ये ई काम यहाँ पे नहीं कर सकता, तो ये कागज उद्योग में कर रहा है, और ये औषधि और खिलौना उद्योग में नहीं करने के कारण कागज उद्योग अपन ने लिखा। ये खिलौने उद्योग में काम नहीं करता है, इसका मतलब यहाँ पे औषधि उद्योग लिख सकता हूँ ना। कौन सा उद्योग, औषधि उद्योग। रीजन, क्योंकि खिलौना उद्योग नहीं है तो औषधि उद्योग तो आ सकता है। फिर देखिएगा, आपको बोला गया है कि ये वाला और ये दोनों समान कार्य नहीं करते, तो इसका औषधि उद्योग नहीं हुआ। ये औषधि उद्योग तो इसका फाइनल हो गया ई का, तो एफ कौन से उद्योग में काम करेगा, ये हो गया आपके खिलौना उद्योग। रीजन, क्योंकि ई और एफ एक जैसे उद्योग में कार्य नहीं करते। 2 व्यक्ति एक जैसे उद्योग में कार्यरत है। कागज, ये कागज 2 बार आ गया, औषधि 2 बार आ गया, तो यहाँ पे अंतिम क्या बचा, खिलौना उद्योग। कौन सा उद्योग बचता है, खिलौना उद्योग। बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को। ये इस प्रकार का आपको चार्ट बनाना है। कौन से 2 मजदूर औषधि में कार्य करते हैं, तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, कौन से 2 मजदूर
कौन से दो मजदूर औषधि उद्योग में, कौन से दो मजदूर औषधि उद्योग में कार्य करते हैं। अब आप ही बताइए कौन से वे दो मजदूर हैं। तो औषधि उद्योग में ए, औषधि उद्योग में ई, ए और ई कौन से उद्योग में काम कर रहे हैं, औषधि उद्योग में। बात क्लियर हो गई। आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि औषधि, खिलौना, यहाँ पर कागज़ तो फिक्स हो गया, खिलौना उद्योग इसका हो नहीं सकता, और कागज़ उद्योग इसका भी हो गया और इसका भी फाइनल हो गया, 2 बार ही आ सकता है, इसलिए यहाँ पर औषधि के अलावा कोई दूसरा उद्योग नहीं आ सकता, और खिलौना उद्योग अंतिम यहाँ पर, और यहाँ पर भी खिलौना उद्योग। ऐसे कैसे प्रश्न है आपका एक और, ये तो हो गया ए और ई। देखो ए और ई कौन से उद्योग में काम कर रहे हैं, औषधि उद्योग में। कौन से दो मजदूर कागज उद्योग में कार्य करते हैं, प्रश्न है कौन से दो मजदूर, कौन से दो मजदूर कौन से उद्योग में, कागज उद्योग में कार्य, कागज उद्योग में कार्य करते हैं। तो बताइए कार्य कौन से वे दो मजदूर हैं जो कागज उद्योग में कर रहे हैं। तो कागज उद्योग में वे दो मजदूर आपके सामने हैं, एक तो है बी और एक है डी। यहाँ पे लिख देता हूँ बी डी। राइट आंसर कौन सा होगा, जो बी और डी दो मजदूर है वो कागज उद्योग में कार्य करते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में अगर छोड़ देते हो और अच्छे से अगर पढ़ लो तो आपको रियल में लगेगा कि ये वाले प्रश्न तो पहले करने चाहिए, छोड़ने नहीं है ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा माइंड का आपका टेस्ट है कि कैसे आप बड़े प्रश्न को देख के हल कर सकते हो। एक पहेली परीक्षण यानी एक प्रकार की पहेली को ही तो हल करना है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बोला गया उसको इस लाइन में मैंने प्रदर्शित कर लिया, नहीं का उधर, है का इधर, और जो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं वो सारे प्रश्न आपके सामने हल किए हैं। एक अंतिम प्रश्न हम करेंगे जो आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी होगा, और पहेली परीक्षण एक ही वीडियो में हम आज समाप्त कर रहे हैं, तो अच्छे से उस प्रश्न को भी देखिएगा। तो अब देखिए आपके सामने अंतिम प्रश्न ये है, और इसमें क्या बोला गया है कि एम टी जे आर डी डब्ल्यू तथा क्यू, यानी यहाँ पर आपके सामने 7 मित्र हैं, और इन 7 मित्रों में देखिए किस प्रकार के रिलेशन की बात की गई है। ए, बी तथा सी 3 कार में यात्रा कर रहे हैं, यानी ए, बी, सी 3 कारों में ये सभी लोग काम यात्रा कर रहे हैं। तो अच्छे से इसका हल भी अपन साथ ही करते हैं। ये पहली कार ए, दूसरी कार है बी, तीसरी कार है सी, यानी 3 कारों में ये यात्रा कर रहे हैं, और प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं। प्रत्येक कार में कम से कम कितने मित्र सवार हैं, 2। अधिकतम हो सकते हैं, अधिकतम यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि कम से कम यहाँ पर कितने मित्र सवार हैं, 2। आगे बढ़ते हैं। इनमें 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक कार में एक एक की संख्या में सवार है। बहुत सरल पहेली आपके सामने है, और एक एक महिला प्रत्येक कार में सवार है। टी केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। ये कार बी है, और इस कार बी में टी, कौन, टी अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त कौन, क्यू, ये महिला है क्यू, और टी क्या है, पुरुष, और ये दोनों किस कार में सवारी कर रहे हैं, बी में। और इस कार में न्यूनतम कम से कम 2 जने सवारी कर रहे हैं। अधिकतम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, वापस बोल रहा हूँ, अधिकतम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि टोटल कितने मित्र हैं, 7, और यहाँ पर कारें हैं 3, तो एक कार में तो कंफर्म है कि 3 जने बैठे हैं। टी केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। एम कार ए में यात्रा करता है। एम है जो कार ए में यात्रा करता है। कंप्लीट हो गई बात। डी तथा डब्ल्यू, अब देखो जल्दबाजी में अगर प्रश्न पढ़ा तो डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा करते हैं, और यहाँ लिख दोगे गलती हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते हैं, यानी डी और डब्ल्यू यहाँ नहीं करेंगे, तो डी और डब्ल्यू इस कार में होंगे, कौन सी, कार ए में होंगे। और जे महिला नहीं है, जे क्या है, महिला नहीं है, डब्ल्यू महिला है। ये लो, इस कार में भी एक महिला है, और वो महिला कौन सी है, डब्ल्यू। डी भी है पुरुष और एम भी है पुरुष। ये कैसे पता चला, स्पष्ट बोला है, डी डब्ल्यू सॉरी क्या है, महिला। जे महिला नहीं है। अब इस कार में बचे 2 जने, जे और देख लीजिए एम हो गया, टी हो गया, जे लास्ट वाली कार में आ गया, आर बचा है, और ये आर क्या है, महिला। रीजन बता दूं आपको,
क्योंकि स्पष्ट बोला जे महिला नहीं है। तो अपन को पता है कि एक कार में एक महिला है, तो यहाँ पर आर महिला हो गई, जे पुरुष हो गया। ये क्रम कंप्लीट। स्पष्ट बोला था शुरुआत में, कार बी में क्यू महिला है, टी पुरुष है और वो बी कार में यात्रा कर रहे हैं। एम कार ए में यात्रा कर रहा है, पुरुष है या महिला ये नहीं बोला, लेकिन फिर बोला कि डी और डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते हैं। तो कार सी में नहीं करते तो कार ए में कर रहे हैं, कार ए में यात्रा कर रहे हैं डी और डब्ल्यू, और उसमें डब्ल्यू है जो महिला है, तो इसका मतलब बाकी दो पुरुष। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं, इनमें 3 महिलाएं जो प्रत्येक कार में एक एक है, ये भी महिला और ये भी महिला हो गई। जे महिला नहीं है, यानी यहाँ पर 2 लस्ट बचते हैं, 2 मित्र जे और आर। जे महिला नहीं है तो पुरुष हो गया और आर महिला हो गई। क्यों? क्योंकि आर महिला सदस्य भी तो उपस्थित होनी चाहिए कार सी में। अब इसके ऊपर आधारित मैं प्रश्न लेता हूँ और प्रश्न है आपके सामने पहला। इसका क्या है? किस कार में 3 मित्र सफर करते हैं? किस कार में 3 मित्र सफर करते हैं? यानी ऐसी कौन सी कार है जिसमें 3 मित्र हैं? तो आपके सामने है कार, कौन सी है वो? कार ए। क्लियर है? अब ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कार ए में 3 मित्र ही होंगे, क्योंकि एम कार ए में प्रश्न में दिया, डी और डब्ल्यू इसमें नहीं होंगे। तो आप ये कह दो कि सर बी में हो सकते हैं। क्यों? बी में तो 2 ऑलरेडी पहले से ही फिक्स हो गए ना, तो डी और डब्ल्यू इसमें ही आएंगे। और एक और अंतिम प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न के ऊपर आधारित, जे किस कार में यात्रा करता है? जे किस कार में यात्रा करता है? तो जे किस कार में यात्रा करता है? तो देखा जाए तो जे कर रहा है कार सी में यात्रा, कार सी। क्लियर है? ये है अपने जो आज के अपन ने 5 प्रश्न किए हैं पहली परीक्षण के ऊपर आधारित। और ये मुझे 100% विश्वास है कि आपको ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि पहली परीक्षण के वो सारे इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं और बहुत शानदार प्रश्न लिए हैं। 5 प्रश्न लिए हैं और इन प्रश्नों में भी 5-5 प्रश्न, ऐसे देखा जाए तो खूब सारे 25+ प्रश्न आपके इस पूरे वीडियो में, इनको इंक्लूड करूँ तो आपके हो जाएंगे 20 से 25 के मध्य। तो अच्छे से इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपकी राजस्थान पुलिस, पटवार और एनटीपीसी इन सब की तिथियां घोषित हैं। और राजस्थान पटवार, जो पटवार की वैकेंसी उसकी फरवरी में संभावित एग्ज़ाम जो तिथि आनी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करें। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई जारी रखोगे अपनी और अच्छे नोट्स बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक पहली परीक्षण इसी वीडियो में कंप्लीट होता है। धन्यवाद।